स्वागत है आप सभी का ब्राइट सिल्वर स्क्रीन पर। फिल्म की शुरुआत होती है 1917 के प्रथम विश्व युद्ध के दृश्य के साथ, जहां जर्मनी और फ्रांस के बीच में संघर्ष चल रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कई सारे युवा सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। मरे हुए सैनिकों को ताबूत में रखने से पहले उनकी वर्दी उतारी जाती है और धोने के लिए आगे भेज दी जाती है। इसके बाद वर्दी को नए कपड़े के साथ सिला जाता है और आने वाले जो नए सैनिक हैं उनको यही वर्दी दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। हमें पॉल नाम का एक 17 साल का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के दोस्त एल्बर्ट फ्रेंज और लुडविग के साथ इंपीरियल जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये पता चलता है कि पॉल की माँ उसे सेना में शामिल होने नहीं देना चाहती, पर फ्रेंच उसे अप्रूवल लेटर पर उसकी माँ के नकली साइन करवाने के लिए बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्कूल में एक अधिकारी का देशभक्ति वाला जोशीला भाषण सुन रहे थे और उसके बाद उन्हें सेना की वर्दी मिल जाती है। ये सभी बच्चे उस सेना को बहुत सुहावने सपने की तरह देख रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि जो वर्दी इन लोगों ने पहनी है उस पर शहीदों का खून लगा हुआ है। युद्ध के दौरान होने वाले कठिन अनुभवों और मार धाड़ की क्रूरता से बेखबर ये बच्चे युद्ध में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं ताकि जनता की नजर में ये हीरो बन जाए। ये सब कुछ ये इसीलिए कर रहे थे ताकि जनता इन्हें अच्छा इंसान समझे। अगले दिन हम देखते हैं कि इन सभी लड़कों को ला मालमाइंस के पास उत्तरी फ्रांस में ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। वे इस कैंप में पहुंचते ही उन्हें रास्ते में एक डॉक्टर मिलता है जो कि उन्हें घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपना ट्रक खाली करने के लिए कहता है। अब ये डॉक्टर घायल सैनिकों के लिए इनका ट्रक ले जाता है और यहाँ से ये सभी युद्ध के मैदान के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। लंबी सैर के बाद ये अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अन्य सैनिकों के साथ साथ स्टैनिस्लस के साथ होती है जो कि वाइस कमांडर होता है। पहली रात के दौरान पॉल और एल्बर्ट को ठिकाने की निगरानी का काम मिलता है। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी ये चौकन्ना हो जाते हैं। पॉल अपनी गन की पोजीशन लेता है और वह उस एरिया को अच्छे से देखता है और कुछ हलचल दिखाई देने के बाद गोली चला देता है। लेकिन पॉल की इस हरकत की वजह से दुश्मनों को इनके ठिकाने की लोकेशन मिल जाती है। तभी सामने से एक गोली आती है जो कि सीधा पॉल के सर पर लगती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए गोली हेलमेट को छूकर नीचे चली जाती है। तब हम देखते हैं कि दुश्मन उनके ऊपर भयंकर हमला बोलते हैं, जिससे सभी जर्मन सैनिक बंकर के अंदर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दुश्मनों का सामना करने के लिए कोई भी हाईटेक एडवांस हथियार नहीं थे। यहाँ पहले दिन सेना में काम करने आए इन लड़कों को अपनी नानी याद आ जाती है और लगातार बमबारी के कारण उनका बंकर ढह जाता है, जिसमें कुछ सैनिक मलबे के नीचे भी दब कर मर जाते हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि पॉल जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था, उसको एल्बर्ट और कुछ सैनिकों ने मलबा हटाकर बाहर निकाला। भयंकर युद्ध की वजह से तबाही को देखकर पॉल बुरी तरह डरा हुआ था। फिर हम स्टैनिस्लस को देखते हैं जो कि एक अच्छा इंसान होता है। वह पॉल को रोटी देता है। इन्हें अच्छे से रोटी भी नहीं यहाँ पर मिल रही थी। उसे युद्ध में हुए नुकसान के बारे में बताता है। उसके बाद पॉल को मरे हुए सैनिकों की गर्दन से आइडेंटिटी टैग निकालने का काम थमा दिया जाता है। ऐसा करते समय उसकी नजर अपने दोस्त लुडविग की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर पॉल जोर जोर से रोने लगता है। अब हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जर्मन स्टेट सेक्रेटरी मैथ्यूस एज़बर्ग को देखते हैं जो कि जर्मन हाई कमान के साथ एक मीटिंग में होता है। मैथ्यूज युद्ध की वजह से बढ़ते नुकसान से परेशान होकर अलायंस देशों के साथ युद्ध विराम के बारे में हाईकमान को मनाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद भी उसके दिमाग में वही चीजें चल रही होती है। ऐसे ही एक दिन स्टैनिस्लस के साथ जंगल में घूमते समय वह दोनों एक छोटे से खेत में पहुंच जाते हैं। उन्हें काफी समय से कुछ स्वादिष्ट खाना खाना था, इसलिए वे खेत से एक पालतू जानवर को चुराने का प्लान बनाते हैं। पॉल घर के बाहर निगरानी रखता है। स्टैनिस्लस बिल्डिंग में घुसकर एक पालतू जानवर को उठा लेता है और फिर चोरी करने के बाद वह दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर वापस अपने अड्डे पर पहुंचने पर ये सभी उसे पका कर खाते हैं और बहुत मजा करते हैं। तभी एल्बर्ट फ्रेंच जेडन नाम के दूसरे सैनिक भी उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वह भी उनके साथ खाना खाते हैं। इस समय ये माहौल को काफी खुशनुमा करते हैं, लेकिन इन्हें युद्ध के मैदान की काली सच्चाई के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इस समय ये सब कुछ भूल चुके थे।
अगली सुबह ये सभी सैनिक नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी 3 लड़कियों को ये वहां से गुजरता हुआ देखते हैं। लड़की देखे इन्हें काफी लंबा समय हो चुका था, इसलिए लड़कियों को देखकर इनका मन मचल जाता है और ये उनके साथ कुछ करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक जिसका नाम फ्रेंड्स होता है, वह उन लड़कियों के पास जाता है, उन्हें घर पर लाकर उनके साथ दूसरी वाली मस्ती के लिए पूछता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सैनिकों को उनके घर वालों की तरफ से कुछ लेटर आए थे। देखिए, स्टैनिस्लस अनपढ़ था, इसलिए उसने पॉल को कहा कि मेरा पत्र पढ़ दो। पेपर में लिखा हुआ था कि वह स्टैनिस्लस को बहुत मिस कर रही है और उसे अपनी इच्छा बताते हुए कहती है कि वह अपने बेटे की कब्र पर उसके साथ जाना चाहती है। यह सुनने के बाद स्टैन खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसका बच्चा मरने से पहले काफी समय तक बीमार रहा, लेकिन वह एक बार भी अपने बेटे से मिलने जा नहीं पाया। वह दुखी होते हुए बताता है कि उसे नहीं लगता कि वह कभी वापस अपनी पत्नी से भी मिल पाएगा। वह सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए उन्हें यहाँ फंसा रखा है, लेकिन इन पैसों का कुछ भी मतलब नहीं है। जब वे अपने ही लोगों से मिल नहीं पा रहे, अपने परिवार को देख नहीं पा रहे, तो इससे अच्छा मौत ही आ जाए। उसी रात फ्रांस अपने साथी सैनिकों के पास आता है और उन्हें लड़कियों के साथ हुए कांड के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, और उनको विश्वास दिलाने के लिए वो एक लड़की की अंडरवेयर भी लेकर आता है, जिससे वह पॉल को सूंघने के लिए और लड़की की स्मेल को फील करने के लिए बोलता है। अगले दिन पॉल, एल्बर्ट, फ्रांस और स्टैन और जेडन को 60 जो कि लापता सैनिक थे उनका पता लगाने का काम दिया जाता है, जो हाल ही में फ्रांस में एक सुनसान पड़े रेल ट्रैक के पास हमले के दौरान गए थे। खोज करते समय स्टैन को फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की गई जहरीली गैस के कुछ अवशेष मिलते हैं। तभी वह सोचता है कि सैनिक जरूर इसी जगह रुके होंगे, इसलिए वह सभी एक गोदाम में जाते हैं, जहां ढंग से ढूंढने पर उन्हें एक जगह मिलती है जहां पर 60 के 60 सैनिकों की डेड बॉडी पड़ी होती है। दूसरी ओर मैथ्यूज अपने कुछ साथियों के साथ जर्मन के अधिकारियों के साथ युद्ध विराम की मीटिंग के लिए ट्रेन से जंगल के लिए निकलता है। हालांकि फेडरिक्स नाम का एक जनरल युद्ध विराम पर होने वाली मीटिंग का विरोध करता है। उसको लगता है कि फ्रांसीसी लोग उनके सामने बड़ी और भारी शर्तें रखेंगे। उन्हें अब भी उम्मीद है कि हाईटेक हथियारों की कमी के बावजूद जर्मन युद्ध जीत सकता है, इसलिए वह अपने आदमियों को फ्रांसीसी सेना के आने से पहले हमले करने की तैयारी के ऑर्डर को दे देता है। उस रात एज़रबर्ग और उसके साथी ऑफिसर जंगल में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ पॉल की रेजिमेंट को फ्रांसीसी सेना पर हमले की तैयारी की पहली टुकड़ी में भेज दिया जाता है। अगले सुबह एज़रबर्ग की कमांड में जर्मन ऑफिसर फ्रांस सुप्रीम कमांडर से मिलते हैं और युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बारे में बातचीत करते हैं और युद्ध विराम के लिए बोलते हैं, लेकिन वे उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं जिसमें जर्मन को मित्र देश द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को स्वीकार करना था और उन्हें 72 घंटे का समय दिया जाता है। और सबसे मेन बात, उन्हें वह ये बताता है कि जब तक वो लोग साइन नहीं कर देते तब तक युद्ध चलता रहेगा। युद्ध तभी रुकेगा जब इस पेपर पर साइन हो जाएगा। इसी बीच युद्ध के मैदान में जर्मनी के सैनिकों ने फ्रांसीसी सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन फ्रांस ने काउंटर अटैक में उनको जबरदस्त तरीके से खदेड़ दिया। लड़ाई में जर्मनी सैनिकों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और वे ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जर्मनी के सैनिक तो गोलियों से लड़ रहे थे, लेकिन फ्रांस वाले उनके ऊपर टैंक से हमला बोल रहे थे, इसलिए जर्मनी वाले उनके सामने लगातार कमजोर होते जा रहे थे। इसके अलावा फ्रांस के सैनिक अपने दुश्मनों को हराने के लिए और उन्हें जलाने के लिए और भी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर रहे थे। इसके चलते बेचारा एल्बर्ट पूरी तरह से आग की लपेटों का शिकार हो जाता है। एल्बर्ट को जिंदा जलता देखकर पॉल पूरी तरह से डर जाता है और वह वापस अपनी खाई में चला जाता है। वह जैसे ही खाई में पहुंचता है तो कमांडर तुरंत पॉल को जितना संभव हो सके उतना गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए और पीछे हटने का आदेश देता है, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी थी, अब बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं होता। वह जल्दबाजी में वैसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है और सिक्योरिटीज की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन खराब किस्मत की वजह से वह रास्ते में एक गड्ढे में गिर जाता है। अब दुश्मनों को सामने से देखकर वह काफी डर जाता है और वह सोचता है कि वह मरने का नाटक करेगा, लेकिन वह यह देखकर बहुत दुखी होता है कि उसके पीछे एक फ्रांसीसी सैनिक खड़ा है, मतलब कि अब उसकी मौत पक्की है। वो आंखें बंद करता है और मौत का इंतजार करता है,
लेकिन तभी पीछे से जर्मनी का कमांडर आता है और वह उस फ्रांसीसी सैनिक को मार गिराता है। अब यहाँ पर उसी गड्ढे में एक फ्रांस का सैनिक आ जाता है। पोल अपना चाकू निकालता है और उस सैनिक पर बार बार वार करता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन अचानक से पोल को उसके ऊपर दया जाती है। वो सोचता है कि ये भी तो किसी देश का बच्चा है जो कि अपनी सेना के लिए लड़ने के लिए आया है। तभी वह उस सैनिक के बेजान पड़े शरीर से माफी मांगता है, लेकिन तभी वह उस सैनिक का सामान खगाना शुरू कर देता है। उसे उस सामान से उसके परिवार की एक तस्वीर मिलती है। इसको देखकर उसे महसूस होता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। वो बुरी तरह बच्चों की तरह रोने लगता है। अब हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहां जर्मन सैनिक आपस में फ्रांस द्वारा रखी गई शर्तों पर बातचीत कर रहे होते हैं। जहां एक सीनियर ऑफिसर आपत्ति जताते हुए कहता है कि समझौते पर साइन करने का मतलब है आत्मसमर्पण करना, बल्कि वे लोग सामान से युद्ध में हारना पसंद करेंगे। हालांकि एजरबर्ग उसको समझाते हुए कहता है, बात केवल जीत या हार की नहीं है, बल्कि उन हजारों युवा जर्मन सैनिकों की है जो कि हताश होकर युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और अभी तक जिंदा है। लेकिन उन्हें यह बात पता है कि हम किसी भी हालत में इस युद्ध को जीत नहीं सकते। बड़े उच्च सरकारी अधिकारियों को समझौते की शर्तें बताने के कुछ घंटे बाद एजरबर्ग को मित्र देशों की शर्तों को स्वीकार करने के लिए फील्ड मार्शल से निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके बाद दोनों देश के प्रतिनिधि आगे बातचीत के लिए मिलते हैं। एजरबर्ग ने फ्रांसीसी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार फ्रांस की शर्तों को पूरा मानने के लिए पूरा जोर कर रही है और मैं खुद पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जर्मनी आपकी पूरी शर्तों को मान ले, लेकिन कृपया कर आप एक हस्ताक्षर से इस युद्ध को रोक दीजिए। इसके बाद फ्रांस के अधिकारी भी 11 बजे से कल युद्ध को बंद कर देने वाले इस कागज पर साइन करते हैं और इस संधि को कर देते हैं। अब बड़े लोगों को समझाने के बाद और लेटर भेजने के कुछ घंटों बाद ही एजरबर्ग को मित्र देशों के साथ शर्त को स्वीकार करने के लिए फील्ड मार्शल की तरफ से भी ऑर्डर प्राप्त होते हैं। अब यहां पर युद्ध कल 11 बजे बंद हो जाएगा। इसी के साथ फ्रांस वाले युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। दूसरी ओर पोल बेस पर वापस आता है और देखता है कि सैनिक युद्ध को खत्म करने की वजह से काफी खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। यहां पर वह डॉक्टर के पास जाता है, जहां पर उसे जेडन का पता चलता है, जिसके पैर गंभीर रूप से घायल होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह फिर कभी चल नहीं पाएगा। फिर जेडन फ्रांस का वो रुमाल निकालता है और बताता है कि उसने भी दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर पॉल बहुत दुखी होता है और वह उस रुमाल को श्रद्धांजलि के रूप में अपने गले पर गर्दन पर बांध लेता है। अगली सुबह युद्ध बंद होता है। जैसे ही पॉल जागता है वह देखता है कि स्टैन खिड़की से बाहर देख रहा और कुछ सोच रहा है। स्टैन पॉल को बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ पिछले 4 सालों से पहली बार ये ऐसा दिन है जहाँ पर गोली की कोई भी आवाज नहीं सुनी। युद्ध से मिली आजादी से वह दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों एक बार फिर से खेत में चोरी करने का फैसला करते हैं। रास्ते में स्टैन बड़े जोश के साथ पॉल को बताता है कि घर जाते ही वह सबसे पहले अपनी पत्नी को गले लगाएगा और अपनी पत्नी को खुलकर प्यार करेगा। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों खेत में पहुंच जाते हैं, जहां पॉल चुपचाप अंदर चला जाता है जबकि स्टैन बाहर पहरा देता है। पॉल को वहां बत्तख के कुछ अंडे मिलते हैं। वह उन्हें अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन इस दौरान उसे एक जवान लड़का पकड़ लेता है जो तुरंत अपने पिता को बुला लेता है। उन्हें लगता है कि ये लोग फिर से चोरी करने के लिए आए हैं, जो कि सही बात थी। इसलिए वह अपनी बंदूक को उठाता है और पॉल पर चला देता है, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से यहाँ पर पॉल सुरक्षित बचकर बाहर निकल जाता है। वहां से कुछ दूर जाने के बाद वे अंडे फोड़ते हैं और दोनों मिलकर बड़े आराम से खाते हैं। जैसे ही स्टैन जंगल में आगे बढ़ता है, खेत मालिक का बेटा अचानक से पीछे आ जाता है और वह अपनी बंदूक का निशाना उस पर लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल को गोली चलने की आवाज आती है और गोली स्टैन पर लगी थी। वह फटाफट उसके पास जाता है और देखता है कि गोली उसके पेट में लगी है। वह अपने उस घायल साथी को मेडिकल हेल्प के लिए कैंप में वापस ले जाता है, लेकिन सारे प्रयास कोशिशों के बावजूद भी ज्यादा खून निकलने की वजह से स्टैन की मौत हो जाती है। इससे पॉल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने अपने सभी के सभी दोस्तों को खो दिया इस युद्ध की वजह से। युद्ध ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अब सभी सैनिकों को एक मैदान में इकट्ठे होने का अचानक से पता नहीं क्यों ऑर्डर आ जाता है, जहां जनरल फेड्रिक सबको बताता है कि वे जल्द ही अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। वह उनको बताता है कि सुबह 11 बजे युद्ध विराम की संधि शुरू हो जाएगी, लेकिन हम हमला करेंगे 10:45 पर,
क्योंकि उसे लगता है कि जर्मनी अभी भी जीत सकता है और वे इस बात की परवाह किए बिना, इसे जानमाल के नुकसान की भरपाई के बारे में सोचे बिना अपने सैनिकों को युद्ध विराम शुरू होने से पहले ही लड़ाई का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ पर सैनिक जनरल के आदेश को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए वह हमले के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैनिक बिना किसी इच्छा के युद्ध के मैदान में वापस जाते हैं। आदेश अनुसार ठीक 10:45 पर हमला शुरू हो जाता है। पॉल भी युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा था, जितना हो सके उतना दुश्मनों को मार रहा था। इसी बीच पॉल एक युवा जर्मन रंगरूट की सहायता करने के लिए बीच में आता है, लेकिन तभी एक फ्रांसीसी सैनिक का निशाना वे बन जाता है। पॉल और वो फ्रांसीसी सैनिक दोनों ही बंकर में गिर जाते हैं। दोनों रुक जाते हैं, देखते हैं। दोनों को उम्मीद थी कि इन दोनों में कोई नहीं मरेगा क्योंकि 11 बज जाएंगे, लेकिन लड़ाई चलती जाती है। ये रुकते हैं, 11 बज जाएं, इन दोनों को मरना ना पड़े, लेकिन लड़ाई चलती जाती है। एक दूसरे फ्रांसीसी सैनिक ने पीछे से पॉल के सीधा दिल में चाकू मार दिया। कुछ सेकंड बाद आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। सभी लोग युद्ध खत्म हुआ चिल्लाने लग जाते हैं। पॉल भी अपने आखिरी सांसों के साथ युद्ध खत्म होने के इस अनुभव को महसूस करता है, जिसके लिए वो 4-5 साल यहां पर लड़ा मरा। आज वो दिन वो देख रहा था, लेकिन पूरी अवस्था में नहीं। कुछ समय बाद यहां पर एक नया जर्मन सैनिक, जिसे पॉल ने अभी बचाया था, वे अपना काम करता है। काम था उसका आइडेंटिटी टैग को इकट्ठा करना जो सैनिक मारे गए हैं। जैसे ही वे इस काम को कर रहा होता है, तभी उसे पॉल की बेजान कीचड़ से सनी डेड बॉडी मिलती है। पॉल को श्रद्धांजलि देने के लिए वो फ्रांस का जो रुमाल पॉल ने अपने गले में बांधा हुआ था उसे ले लेता है और पॉल का टैग वो लेकर नहीं जाता। मतलब कि अधिकारी दस्तावेज के रूप में देखा जाए तो पॉल नाम का कोई सैनिक युद्ध में गया ही नहीं, लड़ा ही नहीं, युद्ध में मरा ही नहीं। अब आने वाला इतिहास हमेशा के लिए पॉल नाम के इस सैनिक से अज्ञात रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, हमें भी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।